वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर कैसर सज्जाद, जो कि ENT सर्जन है, जनरल सेक्रेटरी इमरा भी, और बहुत और भी कुछ कर रहे हैं जो हमने ब्रेक में पूछा था और वक्तन इंटरव्यू में पूछते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है जी। साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, बड़े लंबे टाइम बाद आए आप। जी सही है, आपसे भी अब वो सारी अपडेट लेंगे कि अब कैसा चल रहा है क्लिनिक और इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले आज हमें पहली दफा मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। सबसे पहले जो आपके इंट्रो में हमने इमरा का जिक्र किया है, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, वो थोड़ा सा बता दें, व्हाट इज इमरा? देखिए, बेसिकली इमरा वैसे कहेंगे आप तो इमरा एक अरबी लफ्ज भी है, उसका मतलब है औरत। अच्छा, लेकिन ये इमरा इज एब्रीविएशन जो कि IMRA इमरा बनता है। और इमरा का जो 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 एब्रीविएशन बनाया गया है वो है इंटरनेशनल मेडिकल रिलीफ एजेंसी। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इसके तहत ये बहुत सारे काम दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में भी होता है। और इसके जो फाउंडर हैं वो मैनचेस्टर UK में रहते हैं, हारून साहब, जो कि हमारे सीनियर डॉक्टर भी हैं और दोस्त भी हैं। तो उन्होंने ये बेसिकली उनका ये विजन था और उन्होंने ये जब बनाया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें इसको इंट्रोड्यूस किया, हम यहाँ काम करते रहे। तो उसके बाद इसमें बहुत सारा काम हुआ और अब तो बहुत मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो चैरिटी का काम इमरा कर रही है, दुनिया में कोई नहीं कर रहा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम, और वो काम भी ऐसा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो काम है बहरेपन का। जी बिल्कुल। तो बच्चे जब बहरेपन का शिकार होते हैं पैदाइशी तौर पे, जब माँ बाप को ये पता लगता है, झटका लगता है उनको कि जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, और जब सुनता नहीं है तो बोलेगा भी नहीं, जब सुनेगा तो बोलेगा। तो उसके लिए जब हम टेस्ट कराते हैं पता चलता है कि जी इसके कान में तो जो आला समात कुदरत बनाती है वो तो बना ही नहीं है। तो उसको कहते हैं हम कॉकलिया। ठीक है, कॉकलिया एक आला है जो कि समात का काम करता है। तो जब वो बनता नहीं है या वीक इतना होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल समझ लें, एक डिवाइस है जिसको हम इम्प्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। तो वो उसकी एक सर्जरी करके उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझना है आपके तवज्जुह से आपके व्यूवर को, कि लोग ये समझते हैं कि जी कोई भी बच्चा जो कि गूंगा बहरा है तो उसको डॉक्टर साहब ने बोला है तो उसकी कॉकलियर इम्प्लांट कर दिया जाए, और वो आज लग गया, उसका ऑपरेशन हो गया, कल से वो सुनने भी लगेगा और बोलने भी लगेगा। ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। पहले तो असेसमेंट किया जाता है, ये शायद बताएंगे सारा कुछ कि उसकी असेसमेंट होती है कि ये बच्चे की कॉकलियर इम्प्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसकी एज, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फैसला होता है। जब ये फैसला हो जाता है तो फिर पेरेंट्स को रिहेबिलिटेट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन मुराद है कि उनको ट्रेन किया जाता है कि जी ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होगी, खासकर माँ की, कि वो बच्चे को उसको बुलवाने में आपका सारा काम होगा, उसको सुनने उनकी सपोर्ट से आगे, उनके सपोर्ट से। तो ये बड़ा एक काम है बहुत सारा, और इसके अलावा भी इमरा और बहुत सारे काम करती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। चूंकि अभी समाज पर बात की है और डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा या जो भी पेशेंट है उसकी एक एज भी है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। ये एज क्या है? बिल्कुल हुए बच्चे का हो जाएगा, 2 साल के बच्चे का हो सकता है, कि क्या है? अच्छा देखिए, बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। बात हो रही है आज इमरा की। तो मैं भी इमरा का एक अदना कारकुन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरा की चैरिटी का वो पहला शख्स हूँ जिसको इमरा ने इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए बुलाया। अरे माशाअल्लाह। और आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें इमरा का हिस्सा है। ठीक हो गया। जितने भी हम काम इस प्रोग्राम में आपको बताते रहे हैं तो उसमें इमरा का, और डॉक्टर हारून ने जो इस चैरिटी की बुनियाद रखी, कितने मसाइल से गुजरना पड़ता है इतनी महंगी डिवाइस पे काम करने के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी वक्त डॉक्टर हारून भी आए और वो अपने मुंह से खुद बताएं, तो इंशाल्लाह इसका मौका मिलेगा तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जी जब बच्चा पैदा होता है और वो हेयरिंग स्क्रीनिंग के ज़रिए पता लग जाता है
अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया है, कान में आवाज आई है, जल्दी से एक क्विक ब्रेक लेना है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले डॉक्टर शाहिद कुछ बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। सवाल ये था कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पे होते हैं जी जी, और अगर पता लग जाए कि वो सर्जरी में कौन सी स्टेज पे वो सर्जरी के काबिल हो जाते हैं, कोई एज है पर्टिकुलर या क्या है, ये जाना डेफिनेटली। देखिए, जैसे ही ये डायग्नोस होता है कि बच्चा नहीं सुन रहा और वो कोशिश की जाती है कि अर्ली जितना 4 से 6 महीने के अंदर अगर डायग्नोस हो जाता है और हम सर्जरी कर लेते हैं तो बच्चा बहुत जल्द नॉर्मल बच्चों की तरह बात करने के काबिल हो जाता है। इसलिए कि इम्प्लांट के बाद जब उसकी स्पीच थेरेपी होती है तो छोटे बच्चों को सीखना, लर्न करना आसान होता है, उसका पाथवे प्रॉपर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर उस बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा हो जाए तो उस बच्चे के जब इम्प्लांट होता है तो फिर उसकी स्पीच इस तरह डेवलप नहीं होती जिस तरह छोटे बच्चे की होती है। ठीक है, नहीं स्पीच बहुत मैटर करता है, ज़ाहिर है आप सुनने लगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप बात करेंगे, तो चूंकि वो लर्निंग स्टेज बड़ी अच्छी होती है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो जितना अर्ली करा लेंगे उतना जल्दी उसमें होता ही है कि जिस दिन बच्चे को डिवाइस लगती है और उसका स्विच ऑन होता है वो उसका सुनने का पहला दिन होता है। ठीक है, तो जितना वो डिले हो चुका है और एक नेचुरल लर्निंग होती है, एक डिवाइस के बाद लर्निंग होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हाँ, ज़ाहिर। तो ये बच्चा जब इसके 3 साल अगर स्पीच थेरेपी हो जाती है तो बच्चा हमारी तरह नॉर्मल बच्चों की तरह सुनने और बोलने लगता है और डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपकी तरफ आ जाते हैं। जी। ये जो सर्जरीज है, मैंने कुछ हम ब्रेक से पहले शायद बात कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं ये सर्जरीज, जरा इस पर आ जाते हैं। एक्चुअली सर्जरीज जो है ना हम कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत कॉमन है कान का बहना, पस आती है कान से, लोगों के कान से पीप आती है और बहुत सारे बच्चे, खासकर बच्चे जो है वो इंतकाल कर जाते हैं क्योंकि कान की जो बनावट है उसके बिल्कुल साथ ब्रेन है, दिमाग है। बिल्कुल, तो कान के अंदर जब पीप अगर आ रही है किसी को तो ये सब समझ लें कि उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ट्रू, बहुत से लोग उसको लिफ्ट नहीं कराते हैं, वो कहते हैं ठीक है कल जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर आते हैं, फिर प्रॉपर इलाज नहीं करते हैं। हमें शिकायत यही होती है कि हम एक मरीज़ को देख रहे होते हैं, वो बच्चा जो है अभी ठीक हो रहा होता है तो वो दवा बंद कर देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो 5 दिन की दवा होती है तो बंद हो गई। सही। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आपके बच्चे की या आपके कान से पीप आ रही है, वो बंद नहीं हुई है मुकम्मल तौर से, तो दवा कैसे बंद दवा होगी? कैसे बंद हो जाएगी सर? तो इलाज तो चल रहा है। और ये 5 दिन 3 दिन एंटीबायोटिक का लेना बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है। जब तक डॉक्टर फॉलो अप में आपको देख ना ले, वो फिर बताएगा कि आपको एंटीबायोटिक बंद करनी चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसमें चूंकि बच्चे मर जाते हैं, हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में भी बड़ा रश होता है, तो वहाँ पे जाहिर है हर आदमी को वो मौका नहीं मिलता कि वो जाए, आसानी से दिखाए और सर्जरी कराए। हर केस तो सर्जरी का नहीं होता है। हाँ, ये मैं जानना चाहिए, वो कौन से केस हैं जो सर्जरी के होते हैं? वो केसेस जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसको हम कोलेस्टिटोमा कहते हैं, यानी कि एक ऐसा आप समझ लें कि मटेरियल होता है जो कि हड्डी को गलाता है। ओके। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हड्डी गला के ब्रेन में चला जाता है, तो फिर समझ लें कि वो फिर उसका बचना मुश्किल होता है। तो ऐसे मरीज को हम असेस करते हैं कि इसको कौन सा पीप आ रही है। वो 2 टाइप को होता है, एक ट्यूबोटेम्पेनिक और एटिकोएंट्रल। ये आम लोगों की समझने की नहीं बात है, लेकिन आम लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द शुरू हो गया है, उसको चक्कर आने की बात कर रहा है, चाहे जो भी मरीज है, तो इसका मतलब है कि बात खराब होनी शुरू हो गई है। अच्छा। तो या उसके कान से बू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि हड्डी इरोड हो रही है, गल रही है, उसको वो वहां से ख़त्म कर रहा है हड्डी को। तो बू आने का मतलब भी एक साइन है जो कि ख़तरनाक बात है। तो ऐसे केसेस को हम सेलेक्ट करते हैं। वो लोग जो कि उनको सरकारी अस्पतालों में मौका नहीं मिलता, नहीं करा पाते, प्राइवेट में पैसे नहीं है इतने जो कि 5-10 लाख रुपए खर्च करके और ये इलाज कराए, उसको इमरा जो है ऐसे बच्चों को या ऐसे पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा है। और ये समझ लें कि इमरा जो है
ये जैसे मैंने बताया कि 2001 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन उस पर काम करते करते 2012 में 11 में इसकी विजन रखी कि मीरपुर खास में, चूंकि पेशेंट बहुत हैं वहाँ पे और वहाँ बहुत सारे सफ़र करते हैं बच्चे खासकर, तो वहाँ पर 2012 से रेगुलर बेसिस पे वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। माशाल्लाह। तो अब मेस्टॉइड का उसको कहते हैं मेस्टॉइड सर्जरी, तो उसको कंटिन्यूसली हम वहाँ पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ जाएंगे नेक्स्ट वीक, जो वहाँ पे 5-6 दिन का कैंप लगेगा और वहाँ पे अब तक तकरीबन कोई 900 के करीब जो है ईयर सर्जरी हो चुकी माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। और इसी तरह से कराची में भी होता है, जो कि अभी चल रहा है मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और हम डिफरेंट जगहों पे करते रहे हैं, सिविल में करते रहे हैं और जगहों पे भी करते रहे। तो एक तो ये हमारा सर्जरी का पोर्शन होता है, और जाहिर है उसको सिलेक्शन करना कि कौन से केस की मेस्टॉइड करनी है, कौन से केस की नहीं करनी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट, जी, वो फिर उसकी सर्जरी होती है, जो कि यहाँ कराची में अभी होगी, यहाँ पे 9-10 तारीख को। उसके लिए केस सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि शाहिद ने बताया आपको कि वो डिपेंड करता है उसकी एज पे, उसकी कुदरत ने कितना उसको फैसिलिटीज दी है कि हम उसको ऑगमेंट करके उसको इस काबिल करें कि वो सुन सके। तो ये सारी चीज़ें देख के हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट न सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी तकरीबन कोई 5-6 साल से वहाँ कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। यहाँ के बाद इस्लामाबाद भी जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे इस साल। और अब तक जो है वो 170 इम्प्लांट हम लगा चुके हैं, माशाल्लाह, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, जिसके ऊपर एक बच्चे के ऊपर या एक इम्प्लांट की सर्जरी में तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए खर्च होता है। तो इसमें जो लोग ज़कात नहीं ले सकते और उनको कराना होता है, तो उसको हम जो है डोनेशन उनसे ले लेते हैं, और उनको फिर वो जो रिलीजियस जो रिक्वायरमेंट होता है, कोई शरई तौर पे जिनको वो होता है कि जी हम तो ज़कात नहीं लेते, तो उनको किस तरह किया जाए, तो वो फिर हमें कुछ जो भी है, चाहे थोड़ा देते हैं, ज़्यादा देते हैं, जो उनका हैसियत के मुताबिक वो डोनेट कर देते हैं हमें, और फिर हम उनकी सर्जरी कर देते हैं। तो ये इमरा का एक बहुत बड़ा काम है, और इसके अलावा दुनिया में और जगहों पे भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपने कान की वापस वहीं से चले जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि कान में पीप आ रही है, फिर उसका एक सर्जरी होती है। ये अगर मैं कहूँ कि इसकी वजह क्या होती है, ये क्या डील बुरी तरह किया जाता है, या कोई बीमारी है जो अपने आप पैदा हो जाती है, और आसान भी है, और वही सवाल कि किस एज में इसको आसानी से डील किया जा सकता है सर्जरी, और किस एज में ये अच्छा, इसमें एज तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे जो आपका प्रोग्राम देख रहा है, सुन रहा है, मैं समझता हूँ उसको बहुत फ़ायदा होगा, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मुब्तला है, उनको सुनना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो इन्फेक्शन कान में जाता है। ये तो इन्फेक्टेड प्रॉब्लम है ना, ये इन्फेक्शन कान में आता कैसे? बाहर से और नाक और गले से, अंदर से जाता है इन्फेक्शन। तो हमें इन दोनों चीज़ों को चेक करना चाहिए। अच्छा, बाहर से इस तरह से भी जाता है कि हम जो चीज़ हाथ में आती है, पेन है, पेंसिल है, कॉटन बड एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। बड़े खिलाफ है उसके। मैं तो बस समझता हूँ कि बस जिसको जो ये फैक्ट्री बना रहा है, मैं क्या करूँ। नहीं, देखिए वो बता चुके हैं और मैंने भी उसको कंफर्म किया था, वो कॉस्मेटिक्स के लिए, वो इसलिए है ही नहीं। लेकिन वो नजर लेकिन वो लोग बनाना जरूरी है, हमने मेकअप भी करना है। ठीक है, उस पर एतराज ना करें। नहीं ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लें। मुझे पता आप भी बैठी हैं यहाँ। हाँ, ख़वातीन भी देख रही हैं, क्या मतलब मेकअप के बगैर जिंदगी नहीं है। लेकिन देखिए, यही तो हमारे यहाँ मसला है कि हम जो है जिस पर्पस के लिए जो चीज इजाद होती है, हम उस पर नहीं करते, हम उसका मसरफ कुछ और। हम जुगाड़ी लोग हैं। हमारे पास वीसीआर आया कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, उसके ऊपर एजुकेट करो। अच्छा? हाँ, वीसीआर के बाद बात ही नहीं पता, तो क्या पता ये फिल्म्स वगैरह। अब जो वीसीआर आया तो लोगों ने जाके वो लेके आओ भाई, वो एक जमाने में भागम दौड़ लगती थी कि वो कैसेट ले आओ, वीसीआर पे वो फिल्म देखनी है, वो फिल्म देखनी। पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा था, और बाहर के मुल्कों में वीसीआर पे जो है वो एजुकेशन चल रही थी। बहरहाल कॉटन बड्स है या जो भी चीज़ है, उससे ये प्रॉब्लम होती है, खराश होती है।
तो एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता मासूम है। लोग हैं सर, पूछते हैं क्या करें, इचिंग हो रही है तो क्या करें? नहीं भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या? हाँ, कुछ ये भी भी अच्छी बताएं। बात है, ये भी अच्छी बात है कि मैं ये कहता हूँ कि देखें जी, आप ये सब काम ना करें, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे मशवरे पे अमल ना करें, क्योंकि हमारी क्लिनिक बंद हो जाएगी। हाँ, ये भी सर, ये भी मसला है हमारा, ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? तो हम ये साथ साथ करते भी हैं कि अपना जो फर्ज है वो भी बताते हैं कि देखिए आपने ये काम नहीं करना है, ताकि आप इस तरह की बीमारियों से, परेशानी से और बच कर लिया है सकें। तो डॉक्टर साहब से मिल और लीजिए। अगर हमारा ख्याल रखना चाहते हैं तो फिर ना क्या करें। अब कॉटन बड की जो बात है ना, बहुत केसेस हमारे पास, चूंकि ईएनटी के पेशेंट्स आते हैं, अब वो खातून कह रही कि जी मैं तो यूं साफ कर रही थी, बच्चा आया, उसने आके एकदम मेरे ऊपर आया तो वो अंदर चला गया, तो पर्दा फट गया उनका। वो कह रहा है कि जी अब 2 दिन से मैं तो सुन नहीं रही हूँ डॉक्टर साहब, Oh my देखें। God. तो हमने देखा तो सुराख हुआ है। अब वो सुराख हमेशा के लिए है। कितनी छोटी सी गलती। तो अब ये इतनी सी बात है, आप देखें कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक तो हम वही बात जो कर रहे थे कि जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहर का, बीच का और इनर ईयर। तो जो ये हम इमरा जो इस वक्त कर रही है, वो मिडिल ईयर सर्जरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मेस्टोइड के मिडिल ईयर सर्जरी में, जहां पे मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM। तो ये एक तो वजह मैंने बताई कि किसी को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन चल रहा है, उस वजह से भी, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन कान में जाता है। ठीक है। किसी को गला खराब, फेरेंजाइटिस होता है, गले की जो पिछली दीवार है उसका इन्फेक्शन होता है। किसी को नाक की प्रॉब्लम होती, नाक की एलर्जी है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, DNS है या साइनोसाइटिस है। तो इस तरह का अगर वो कोई प्रॉपर इलाज नहीं कराता है तो फिर वो इन्फेक्शन कान में जाना शुरू हो जाता है। सही। बाहर से होता है यही है, जैसे मैंने कहा कि लोग छेड़ते हैं, ये करते हैं, पर्दा फट गया, एक दफा फट गया, फिर पस आनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉज होता है, और इस चीज से बचने के लिए आप ये तमाम चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम ग्रेजुअली जो कॉज है मिडिल ईयर इन्फेक्शन का, उसको दूर करते जाते हैं। अगर किसी की पीप आ रही है और हम देखते हैं कि उसके गले की तकलीफ है, उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो जब हम टॉन्सिल्स ऑपरेट कर देते हैं तो उसका पीप निकलना बंद हो जाता है। Okay. हम उसको कान की सर्जरी नहीं करते हैं, खामखा बड़ी सर्जरी होती है। तो ये सब तरीकेकार है कि लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि पहले रीजन पकड़ेंगे कि इलाज की किस वजह जगह क्या जरूरत है, है। वजह क्या है। हमेशा यही होना चाहिए। लोग आते हैं कि जी वो आपने तो डॉक्टर साहब ये बस पीप बंद कैसे हो गया, आपने कान के तो कतरे दिए ही नहीं। तो खुदारा मरीज को समझना चाहिए कि पीप आ क्यों रही है, डॉक्टर साहब से क्यों का इलाज करवाएं, कैसे का ना करवाएं, वो उन्हीं को पता है। तो ये कैसे बड़ा ना करें issue डॉक्टर होता है। साहब से। तो बहरहाल इमरा इज डूइंग गुड। आई एम प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ द इमरा, कि मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये चैरिटी का काम है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, ना कोई हम पैसे लेते हैं, ना हारून साहब बेचारे लंदन से आए हुए हैं, अपना खर्चा करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं सारे काम करते हैं। और फिर सबसे जो बात इम्पोर्टेंट थी, जैसे इन्होंने बताया शाहिद साहब ने, कि एक तो ये है ट्रेनिंग, सॉरी ये सर्जरी करते हैं और इलाज का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट भी इमरा कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। हम अपनी जो सलाहियत है, हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम मर गए तो हमें बस आता था और दूसरे को नहीं आता। इमरा क्या कर रही है कि इमरा लोगों को ट्रेन करती है। ना सिर्फ ट्रेन, अभी जो सर्जरी हो रही है वहां पर तकरीबन 8 से 9 लोग जो है वो देख रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, वो देख रहे हैं जो कि सर्जरी कैसे हो रही है। वो वॉश होते हैं, साथ में असिस्ट कराते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग होते हैं वो लोग हैं, या जो लोग काफी देर तक ENT करते रहे हैं, वो उनको ट्रेन किया जा रहा है। अब ना सिर्फ यहाँ पर ट्रेन करते हैं, जैसे अभी शाहिद साहब ने बताया कि इनको भी हमने भेजा, सही, UK भेजा। तो हम UK भेजते हैं। अब तक 20 लोग ट्रेंड हो चुके हैं, जिसमें ENT से ताल्लुक रखते हैं लोग, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं। तो हम इनको यहाँ से उनका सारा खर्चा इमरा उठाती है। मकसद सिर्फ यही है कि वो वहाँ ट्रेंड होके यहाँ आए और आके यहाँ पे अच्छा अपने लोगों की खिदमत करें और अच्छा इलाज करें, अच्छी सर्जरी करें। मकसद इमरा का यही है। ठीक हो गया, कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, सीखने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह करे सीखें आप सब और समझ में भी आए बातें। अच्छा जी, हम इमरा को लोग यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं जो डिज़र्व करते हैं कि उनको कुछ हेल्प आउट किया जाए, वो कैसे अप्रोच करें, क्या है तरीक़ाकार, ज़रा बताइए। असल आपने बहुत अच्छा ही सवाल किया। देखिए, सवाल मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैं थक गई हूँ जुमला सुन सुन के। डॉक्टर हारून जो हैं, उन्होंने 2007 में जब सर्जरियाँ शुरू की, और ख़ास अहम बात ये कि वो यूके के ट्रेंड एक्सपर्ट सर्जन लेके आते हैं जो है सर्जरी अंजाम देते हैं और हमारे लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो सबसे अहम बात ये कि आप इंग्लैंड के टॉप मोस्ट सर्जन लेके आ रहे हैं जो हमारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तानी सर्जनों से सर्जरी करवाना, उनकी सर्जरी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सही। ये एक बहुत बड़ा, अच्छा, वो तमाम लोग अपने अखराजात पे आते हैं। सही। ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहाँ से अपने अखराजात पे आते हैं। माशाल्लाह। और एक वक्त तो ऐसा था कि जिस वक्त वो आया करते थे तो लोग उन्हें डराया करते थे कि कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, आप ना जाएं। उन हालात में भी डॉक्टर हारून इन लोगों को लाते रहे। अच्छा, फिर सलाम के मुस्तहिक वो लोग हैं आज जो पूरे साल यहाँ उनके लिए पेशेंट जमा करते हैं। वो ऐसे जिसमें डॉक्टर कैसर सज्जाद, डॉक्टर शौकत मलिक, हम और इमरा की पूरी टीम जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, वो पूरे पाकिस्तान में पेशेंट जमा करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनकी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजते हैं, डॉक्टर हारून से रब्ता करते हैं, और फिर ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये आसान नहीं होता, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना। फिर जब सिलेक्शन हो जाती है तो फिर ये टीम साल में 2 दफ़ा आती है। सर 2 दफ़े आती है। मैं तो वो तरीकाकार जानना चाह रही हूँ जो हमारे देखने सुनने वाले इस वक्त अगर देख रहे हैं, उनमें से कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसी फैमिली है जो डिजर्विंग है और वो चाह रहे हैं कि आप लोगों को अप्रोच करें, उनके लिए तरीकाकार क्या है? आसान करके बता देते हैं। उसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि जैसे डॉक्टर सज्जाद बैठे हैं, डॉक्टर सज्जाद से रब्ता करें। डॉक्टर शौकत मलिक हैं, ये एक तो MMI में रब्ता कर सकते हैं। हाँ, यही लोगों के लिए मासूम लोग हैं। मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ रब्ता किया जा सकता है, वो लोग पेशेंट सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में पेशेंट सिलेक्ट होते हैं और लाहौर में पेशेंट सिलेक्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में बाकायदा एड्रेस लेके आऊँगा। हाँ, और वो एड्रेस आपको सारे हम बता देंगे। इसके अलावा इमरा की वेबसाइट है, इमरा की वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं, उस पर डॉक्टर हारून पर्सनली जवाब देते हैं। बस ये है, वो सबसे आसान तरीका तो यही है जी। वो एक में होता यही है कि इमरा के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो सारी डिटेल मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि प्रॉपर हमारा एक यहाँ पर इमरा का कोई एक क्लिनिक या इदारा हो जाए जहाँ पे हम कह सकें कि जी आप यहाँ जाके करें। अभी हम करते क्या है कि मैं जहाँ पे होता हूँ, डॉक्टर शौकत मलिक जहाँ होते हैं, तो पेशेंट वहाँ पे आता है, लोगों का पता चल गया है कि सिलेक्शन होनी है, तो क्योंकि इतना साल हो गया है तो लोग खुद भेज देते हैं कि जी जाएं आप, आपका शायद कॉकलियर इम्प्लांट हो, वहाँ जाके करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, पर्टिकुलरली कि जो हम मीरपुर खास से वहाँ से केसेस ले आते हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। और ये जो शाहिद ने बताया ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 2 बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग सर्जरी कराते हैं उनमें से ज़्यादा लोगों की सर्जरी जो है वो बाहर से आए हुए सर्जन करते हैं। बिल्कुल, हाँ। वो पाकिस्तानी ज़रूर हैं लेकिन वो 25 साल 30 साल से वहाँ रहते हैं और वो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे पाउंड्स में, डॉलर्स में कमाते हैं, और वो यहाँ आते हैं, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहते हैं, सर्जरी करते हैं। तो जिनकी सर्जरी करने आते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी सर्जरी कोई और कर रहा है आके, नंबर 1। नंबर 2 बात ये होती है कि यहाँ से जो, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए बाहर जो भेजते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसे अस्पताल में नहीं चले जाते हैं कि चले जी यूके से ट्रेन होके आ गए हैं, तो यूके जो है वो कोई ऐसा कोई लियारी का इलाका होगा वहाँ से ट्रेन होके आ गए, नहीं। दुनिया का टॉप मोस्ट सर्जन उसके पास ट्रेन कराया जाता है। दुनिया का टॉप मोस्ट सर्जन जो होता है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जी मैं इसका ट्रेंड हूँ। तो ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी है इमरा की तरफ से हमारे डॉक्टर्स के भी लिए भी और पेशेंट्स के लिए तो है ही है कि वो सीख के आते हैं और यहाँ पे वो करते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से हम ये काम करते हैं
इंशाल्लाह ताला एक इंशाल्लाह। सेटअप यहाँ बनेगा इंशाल्लाह। कराची में भी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। वैसे तो सेटअप है, लेकिन जो ऐसी जगह पे जिसमें हम कहें कि भाई आप सब वहाँ आके दिखाएं, वहीं पे असेसमेंट होगी, वहीं पे सारा टेस्ट होगा, सारा निज़ाम वहीं पे चलेगा। अभी हम शाहिद साहब के पास भिजवाते हैं एज ए ऑडियोलॉजिस्ट, ये सारा हेयरिंग असेसमेंट और इस स्पीच की असेसमेंट सारा ये करके और पेशेंट को फिर ओके करते हैं कि हाँ जी ये हो सकता है। ठीक है। तो अभी तो हम जहाँ होते हैं वो इस तरह हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सेटल होगा। और इसी तरह से इमरा करती क्या है, एक काम और मेरे जहन में आया कि ये हम दुनिया के ऐसे ममालिक में जहाँ पे हेल्थ की के लिए या सर्जरी के लिए ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, इमरा उनको सामान भी देता है। लाइक के अभी एथियोपिया में, अफ्रीका में, सेनेगाल में, और जो है अभी रिसेंटली मुझे हारून भाई ने बताया कि वो सोमालिया में उन्होंने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भेजे उनकी डिमांड पे, उन्होंने मांगे थे तो वो उनको सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ भेजे गए। तो ये भी इमरा काम करती रहती है कि दुनिया में कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इमरा उनको सपोर्ट करती है। किसी को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, किसी को रिगार्डिंग कॉकलियर इम्प्लांट की किसी किस्म की ज़रूरत होती है, तो वो हम करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है। और जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया में जितना इमरा चैरिटी का काम कर रही है दुनिया में कोई नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें दिन ब दिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें इजाफा होता जा रहा है। मैं जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जी आप वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाके हमारा जो डोनेट करने का तरीका है वो उसमें मेंशन है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे उसका ये फायदा होगा। और इसकी सारी चीजें वेबसाइट पे मौजूद हैं कि कितने पैसे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या सारा कुछ है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी कॉकलियर इम्प्लांट की बात हो रही थी, ये डिवाइस महंगी है क्या, सर्जरी अपने आप में? नहीं जी, डिवाइस महंगी है, डिवाइस बहुत महंगी है इसका। और सर्जरी तो जाहिर है इतना ज्यादा नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर का किराया होता है, और असल में एक्सपेंस कहाँ लग रहा है उस डिवाइस दवाइयों का होता है, सर्जन की फीस होती है, तो वो सारी चीजें होती हैं जो कि हम वो तो नहीं लेते हैं। अगर आप सब काउंट करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, लेकिन इसमें जो 35 से 40 लाख जो हम कह रहे हैं ये टोटली ये सब डिवाइस को इम्प्लांट की फीस होती है, उसी की फीस होती है, और तो बाकी कुछ नहीं लिया जाता। डिवाइस सस्ती क्यों नहीं हो रही? मैं हर पूछती हूँ आपसे। अब डॉलर की वजह से इसमें थोड़ा फेवर मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉकलियर की मुझे मिल गई है। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे मिनिमम प्रॉफिट लेके लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करें। तो ये हमारे यहाँ तो बन ही नहीं रही थी। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं बन रही, हमारे यहाँ आपके सुई धागा भी नहीं बनती। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के लिए कोशिश की गई है। डॉक्टर हारून विलिंग है, एक दफा बात हुई थी, पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन है उनसे, तो वो विलिंग थे कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको आगे नहीं चला सके। लेकिन डॉक्टर हारून की विजन है कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया जाए। तो दूसरा ये कि सबसे अहम बात कि इंशाल्लाह अब हम ये करेंगे कि हम जो सिंध में कॉकलियर इम्प्लांट होगा उसमें मिनिमम, बल्कि अगर कुछ डिजर्विंग होंगे तो उनसे बगैर किसी प्रॉफिट के भी उनको इम्प्लांट उस कीमत में उनको दे दिया जाएगा। जैसा कि मैं अभी इस्लामाबाद करा के आया हूँ। जी जी बिल्कुल। तो 32 साल के पेशेंट थे, सुबह सो के उठे, हेयरिंग नहीं थी, उन्हें स्टेरॉइड वगैरह दी गई, थोड़ी बहुत रिस्टोर हुई, लेकिन उनको इम्प्लांट की जरूरत थी। तो वो सारी स्टोरी जो हमने बता चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 4 हफ्ते के बाद जब उनका स्विच ऑन होगा तो वो हमारी और आपकी तरह सुनने के काबिल होगा। अब इनका जो कहना है ना, शायद तो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि लोगों को समझने के लिए कि ये जो क्या कहते हैं, जो शाहिद साहब को मिल गई है ना ये एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इससे फायदा यकीनन होगा। अभी जो हम लेते हैं, हम तो खुद लेते हैं, ठीक है, हम एजेंट को बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि साहब हमें जो डिवाइस चाहिए, तो वो फिर बाहर से होती है, तो फिर डॉलर कन्वर्ट करके तो वो हमें महंगा पड़ता है उसके हिसाब से। लेकिन हम जाहिर है वो खुद अपना भी कुछ रखता होगा। तो अभी ये डायरेक्ट शाहिद साहब उनके साथ वो हो जाएगा लेजॉन, तो ये खुद लेंगे, तो जैसे बताया इन्होंने कि हम कम प्रॉफिट करके, और तो शायद कुछ कमी हो जाए। ठीक हो गया, कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं हमारे साथ बंदे रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। जी शायद साहब क्या बात हो रही थी, जरा बताएं। हम यही बात कर रहे थे कि जी बच्चों के सिलेक्शन, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े,
जब इनकी सिलेक्शन होती है तो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, उन बच्चों को और बड़ों को सिलेक्ट करके हम उसकी लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं और फिर लिस्ट यूके भेजी जाती है और उसके बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसका किस तारीख उनको डेट दे दी जाती है, पहले से सारा प्रोग्राम बनाया जाता है, वो अनाउंस किया जाता है और उसके बाद फिर ईएनटी सर्जन आते हैं और पाकिस्तानी ईएनटी सर्जन्स के साथ मिलके ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद ने जो बात की थी कि इमरा की वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं दोनों पर्पस के लिए, अगर आपको कोई इलाज की ज़रूरत है तो उस लिए भी, और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं और उनके साथ मिलकर इतना अच्छा काम में शरीक होना चाहते हैं तो डोनेशन का भी सारा सिलसिला बड़ा फेयर उसमें वेबसाइट में नजर आ रहा है। हाँ, और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके तवज्जुह से कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें भी और कि ये क्या काम हो रहा है और फिर उसके बाद उसमें डोनेशन भी डालें ताकि ये सिलसिला चलता रहे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ हम बढ़ाते चले जाएं ताकि अपने आवाम को हम जितना ज़्यादा हम हेल्थ की इस हवाले से जो कान की सर्जरी है या कान और इसके अलावा भी हम और भी करते हैं, सारे जैसे इश्यूज हैं सारे हम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम बाहर के मुल्कों में भी सामान भेज रहे हैं और उसमें सर्जरी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जगहों पे हमने ईयर की सर्जरी और इम्प्लांट भी शुरू की है, तो ग्रेजुअली हम और जगहों पे भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो बेचारे प्रॉब्लम में मुब्तला है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर के भी हों। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखें सब चीजें ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम आपका बड़ा देखा जाता है और लोग देख रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना आप प्रिवेंशन पे जोर दें, ट्रू, इलाज पे नहीं जोर दें, ट्रू, एहतियात पे जोर दें। हमारे यहाँ एहतियात पे कुछ नहीं होता, ना सरकार कोई कुछ करती है ना हम आवाम कुछ करते हैं। हम लोग जो है किसी चीज में एहतियात नहीं करते कि जी हम किस तरह से पानी का इस्तेमाल करें, हम खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या चीज हम खरीद रहे हैं, सही है गलत है, इसमें तो फंस जाएंगे लोग पाकिस्तानी तो बेचारे खरीदने के लिए तो जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। हाँ। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप अगर जैसे कान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप अननेसेसरीली कान को छेड़छाड़ ना करें। तो आपको अचानक रात में दर्द होता है, कान में दर्द हो रहा, रात भर सोए नहीं है, इस तरह के लोग आते हैं, पता चला कि जी वो स्विमिंग पे गए थे और वो वहां पे आने के बाद कॉटन बड से सफाई की है उन्होंने, तो उसका स्क्रैच हुआ है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बेचारों का मासूम सवाल मैं पहले आपसे भी करती थी, चला गया पानी, अब उनको निकालना है तो क्या करें? वो यही कर लेते हैं कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं कि आप अगर जैसे ईयर प्लग, अगर स्विमिंग करनी है आपको, डाइविंग करनी है, ईयर प्लग लगा लें। आप घर पे आप नहा रहे हैं, आप समझते हैं कि पानी चला जाता है, आपको डर है, तो आप ईयर प्लग मिलता है उसके ऊपर वेजलीन लगा लें या कोई भी क्रीम लगा के कान में रख लें। वो नहीं मिलता है तो कॉटन ले लें, रुई घर में तो होती है ना, या रुई खरीद लें, उसके ऊपर वेजलीन लगा के दोनों कानों में रखें और आप नहा के रुई निकाल दें आप। तो लोग को जो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर नहाने के बाद तो मुझे तो उसको सफाई तो करनी पड़ती है क्योंकि पानी चला जाता है। हाँ। तो उसका वो जब आप रुई रख के वेजलीन लगा के रुई रखेंगे तो ना पानी जाएगा, ना आपको ये सोच होगी कि मुझे सफाई भी करनी है। तो ये है प्रिवेंशन, बजाय ये कि आप उस बीमारी में मुब्तला हो और आगे बढ़े बात। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अक्सर ये देखा गया है कि हम दवाइयां लिख चुके हैं होते हैं प्रॉब्लम्स की, कान से पीप आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने दवा लिख दी, जब उठने लगे वो डॉक्टर साहब ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो वो जो दवा लिखी है मैंने वो तो उसको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट औरत है, उसको तो कोई ना कोई पैदाइशी बच्चे में नुक्स हो सकता है जब वो पैदा होगा। हो सकता है कि यही प्रॉब्लम जिस पे हम बात कर रहे हैं, कॉकलिया ही डेवलप ना हो, बच्चा तो ठीक पैदा हो गया लेकिन कॉकलिया वो सुनता नहीं है, बहरा है और बोलता नहीं है। हो सकता है उसका होंठ कटा हुआ हो सकता है उसका तालू कटा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, कान नहीं बने हुए होते हैं लोगों के, कान बने हुए होते हैं, एक कान छोटा होता है, माइक्रोशिया। तो इस तरह की चीजें जो है ना आप तो डॉक्टर से मतलब डिटेल में कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग है। आप जाकर जब भी प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले बताएं डॉक्टर साहब मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन तजवीज करेगा ताकि वो दवा जो है
आपके बच्चे पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना डाले या कोई ठीक हो। साइड इफेक्ट ना डाले। ठीक हो गया। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो बिल्कुल भी, और अच्छे से पूरी बात करने के बाद फॉलो अप भी चलता और रहे। हमेशा फॉलो अप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराएं, हमेशा हमेशा। मैं इसको कहती हूँ असली वाले डॉक्टर से हाँ, इलाज असली वाले, करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच वंस Thank you अगेन। very बहुत much, बहुत thank शुक्रिया, you, बहुत thank कुछ आज मैंने भी बहुत नई नई चीजें सीखी हैं। एज यूजुअल आई होप कि आप लोगों ने भी सीखा होगा, और सीख लिया है तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।